अब सब दूसरी बात आती है हमारे कटिबंध के संदर्भ में, और कटिबंध के संदर्भ में शायद हम रुक गए थे एक लाइन पर आकर, आपतन कोण की लाइन हम पढ़ रहे थे। देखो बेसिकली राजस्थान के संदर्भ में ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन सब्जेक्ट वालों से कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आप जानते हो कि आपका जो पुराना पेपर था उसको सब अप्लाइड क्वेश्चन थे, यानी परिस्थितियों में ढाल के पूछना। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो देखिए जब हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं साहब, तो एक तो हमको पता है कि ये हमारे रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। फिर हमने कहा एक रेखा है हमारे पास में, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा। इसी प्रकार से हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। और इसी प्रकार से एक रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हमारे है 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक रेखा, साउथ पोल सर्किल। तो एक होगी हमारे पास में इक्वेटर, एक होगी आप लोगों के ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल सर्किल और साउथ पोल सर्किल। ये आपके उत्तरी ध्रुव है, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ। ये आपके दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री साउथ। ठीक है जी, यहां तक कल हमारी बात हो गई थी। अब दूसरी बात आती है कि साहब हमने ये कहा था कि कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हों, और कोई भी दो अक्षांश रेखाएं ले सकते हैं हम, और उनके बीच के भाग को या मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। अब देखें दूसरी चीज को, आप बताएं सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है कब? क्या 21 मार्च को सीधा चमकता है? क्या सूर्य भगवान 23 सितंबर को सीधा चमकता है? और इसमें आप सब लोग विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो चूंकि आप सब लोग जानते हैं इसमें कि जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है कि नहीं? तो जिस दिन सूर्य 21 मार्च को सीधा चमकता है, तो आपने कहा कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर प्रकाश पहुंचता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर तो दोनों ध्रुव भी आएंगे साहब। देखो हमें बेसिकली यहाँ राजस्थान के संदर्भ में जानना है, लेकिन कुछ बातें और भी करेंगे हम, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी ज्यादा भी हैं और सब चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। हमको पढ़ना है जो तो यही पढ़ना है केवल कि साहब राजस्थान की स्थिति देखो, इस प्रकार से आपके राजस्थान की स्थिति ये यहां पर है। देखिए दोस्तों, 21 मार्च को आप कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाता है, लेकिन आपने कभी ना कभी जीवन में ये जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों के ऊपर, पढ़ा है? तो ये जो आपने पढ़ा है, क्या आप में से कोई इसकी व्याख्या कर सकता है कि ये 6 महीने का ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है? कि भाई 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, या 6 महीने लगातार ही रात चलता है, या 6 महीने लगातार ही दिन चलता है? मतलब इस लाइन से आप क्या समझते हैं? मैंने ये नहीं उत्तरायण दक्षिणायन कारण नहीं पूछा, मैंने पूछा ये जो ध्रुवों पर आप पढ़ते हैं कि 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, ऐसा पढ़ते हैं हम, तो ये कैसे होती है? लगातार दिन चलता है, लगातार रात चलती है, या फिर दिन रात दोनों होते हैं?
या 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात, यानी 12-12 घंटे निकाल कर फिर 6 महीने का निकाला जाता है। भाई आपके दिमाग में तो नहीं आया, खैर आपने तो नहीं पूछा, मैं खुद बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं उस चीज को, उस जब तक हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपको? अच्छा, कंटिन्यू चलता है रात 6 महीने, मतलब दिन होता है नहीं, इनको दिन देखने को नहीं मिलेगा 6 महीने तक, और 6 महीने तक इनको कंटिन्यू दिन नहीं देखने को मिलेगा, रात नहीं देखने को मिलेगी। सहमत हो इस बात से भैया? लोग सहमत है? सहमत है? चलो कोई बात नहीं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर आपने कहा कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आज इसको स्पष्ट कर देते हैं ये कैसे होती है। देखिए, जब सूर्य 0 डिग्री पर सीधा चमकता है, तो जिस दिन सूर्य 0 डिग्री पर या किसी भी रेखा पर सीधा चमकता है, तो वहां पर आप लोगों के ये जो सूर्य का प्रकाश है या इसका आपतन कोण है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और जो अक्षांश आपसे पूछा जाए उस अक्षांश को 90 में से आप लोगों को घटा देना है, ठीक है? तो उस पर आपतन कोण उतने ही डिग्री का आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके 90 डिग्री का अंतर है इस 0 और 90 के बीच में, तो अक्षांश कितने आए? 90। और आप कह रहे हो कि घटाना कितने में से है? 90 में से घटाना है, तो ये आपतन कोण बन गया यहां पर कितने डिग्री का? 0 डिग्री का बन गया। बात समझ में आई क्या? ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री पर और 1 डिग्री नॉर्थ पर अगर सूर्य सीधा चमक रहा है, तो इस 90 डिग्री साउथ पर आपतन कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो सब 1 डिग्री पर सूर्य भगवान सीधा चमका, ध्यान से समझना इस चीज को, गलती मत करना। जब 1 डिग्री पर सूर्य भगवान सीधा चमक रहे हैं, तो यहां कोण कितने डिग्री का बना? और हम कह रहे हैं कि जितने डिग्री से आप लोग जितने अक्षांशों की यात्रा करोगे, उसमें से आप 90 में से आप उसको घटा दोगे। तो यहां 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ के बीच में आपने कितने अक्षांशों की यात्रा करी भैया? 90 की करी या 91 की? कितने की करी? अब 91 की आपने यात्रा करी है, तो 90 में से 91 घटाओगे तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में आपतन कोण आपसे पूछेगा नहीं। तो यहां माइनस में गया, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि माइनस का मतलब तो ये है कि यहां पर हमको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देता तो कोण बनता, लेकिन कोण नहीं बन रहा, इसका मतलब सूर्य यहां दिखाई नहीं दे रहा। 21 मार्च के ठीक अगले ही दिन सूर्य यहां से गायब होता है, ठीक है? जैसे सूर्य गायब होता चला जाता है और आप लोगों के सूर्य की अधिकतम और सूर्य की अधिकतम उत्तरायण होने की क्षमता जो है वो है 23.5 डिग्री की। 23.5 डिग्री पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं, और जब सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं 21 जून को, तो आप बताइए कर्क रेखा पर आपतन कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और इस 66.5 डिग्री पर आपतन कोण कितने का हो गया? तो देखो दोस्तों, 23.5 से हम यहां चले 23.5, 23.5 से हम यहां चले 23.5, 23.5 प्लस 23.5, और 23.5 से बाद में हम 66.5 तक चलते हैं, ठीक है? तो और इन सबको आप लोगों को जोड़ना है, जोड़ के बता दो। कितने हो गए? 90 हो गए, ठीक है? 90 हो गए ना? कंफर्म? तो यहां से और यहां के बीच में कितने का अंतर आया भैया? 90 डिग्री का अंतर आया।
और हमें ज्ञात करना है, तो हमको 90 में से 90 घटाएंगे। तो अब आप बताओ 21 जून को इस 66.5 पर आपतन कोण कितने डिग्री का हो गया? यहां पर जब सूर्य था तो यहां पर कितने का हो गया था? वही 0 डिग्री का था। लेकिन इस लाइन का मतलब है कि यहां पर 0 डिग्री का आपतन कोण है, तो इसके नीचे तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। इन लोगों को सूर्य कब दिखाई दिया था? 21 मार्च को। आज हम कौन सी डेट पढ़ रहे हैं? 21 जून। तो 21 जून को इनको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। लेकिन सूर्य उत्तरायण होकर वापस जब आता है तो एक बार फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंचता है, और 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर पहुंचता है तो यहाँ आपतन कोण 0 डिग्री का बनता है, और एक बार फिर से इनको प्रकाश देखने को मिलता है। कब? 23 सितंबर को, यानी कि लगभग 182 दिन पश्चात इनको सूर्य दिखाई दे रहा है। तो जब 182 दिन पश्चात सूर्य दिखाई दे रहा है, तो जब तक यहां पर क्या थी? रात थी। क्या थी साहब? रात थी। अब दूसरा विषय, यहीं पर इस चीज की हम चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता चला जाता है, तो उत्तरायण होने पर जैसे ही 21 मार्च के बाद में 22 को हम बात करें, यहां सूर्य 1 डिग्री पर होता है, तो उस दिन यहां पर 90 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है 24 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? और जैसे जैसे उत्तरायण होता जाएगा सूर्य, तो ये 24 घंटे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जिस दिन इस पर आपके पहुंचेगा, यानी 23:30 पर सूर्य पहुंचेगा, तो यहां तक आप लोगों के दिन की अवधि हो जाएगी कितने घंटे की? 24 घंटे की। अब 21 जून को 66.5 के ऊपर लगातार क्या चल रहा है जी? दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? अब मान लो यहां पर आप लोगों के एक कंट्री है नॉर्वे। अब जब ये नॉर्वे कंट्री है और नॉर्वे के अंदर हम यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा कर रहे हैं कब? 21 जून को, और हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्वे 66.5 से लगभग कहां है? उत्तर में है। और इस रेखा से उत्तर में 21 जून को हमें पता है कि 24 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। और जब 24 घंटे का दिन होता है प्यारे दोस्तों, तो यहां जब हमारे रात्रि के 12 बज रहे होंगे, उस समय नॉर्वे के अंदर रात्रि के 12 बजे क्या दिखाई देगा आपको? तो इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। क्लियर? दूसरी बात, हमने ये पूछा था आपसे कि अगर इस रेखा पर 23:30 पर सूर्य भगवान सीधा चमक रहे हैं, तो इस 23:30 पर आपतन कोण कितने का होगा? तो देखो दोस्तों, हमने कहा कि इसके और इसके बीच में हम लोगों को अक्षांश जानने हैं। तो कितने अक्षांश हुए? 23:30 और 23:30 47। तो 47 अक्षांश, और कितने में से बनेगा आपतन कोण? 90 माइनस 47। तो 90 माइनस 47 कितना हो गया आप लोगों के? 43। तो आपतन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? अब आप बताओ, सूर्य जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो सूर्य मकर रेखा पर कब चमकेगा सीधा? तो ये चमकेगा 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को हम लोग कहते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत, ठीक है। और शीत अयनांत को जब यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां 23:30 से 66.5 90 के बीच में कितने अक्षांश आए? कितने अक्षांश आए? भाई 90 में से 23.5 घटा दो, उतने तो अक्षांश आएंगे ना। कितने अक्षांश आए? 90 में से 23.5 घटाएंगे तो 66.5। तो 90 माइनस 66.5, यानी कि आप लोगों के 23.5 डिग्री शेष बचते हैं, और ये आपके ग्रेड सेकंड के प्रश्न का आंसर। दूसरी बात, हमने कहा था कि जब 21 जून को बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, लंबवत गिरती हैं, तो बांसवाड़ा के अंदर तो सूर्य का आपतन कोण कितने का बनेगा 21 जून को? और गंगानगर की जब हम बात करते हैं, तो गंगानगर लगभग 30 डिग्री पर, और ये आपके 24 डिग्री पर। तो 24 से 30 के बीच में अंतर कितने का है?
कितने का है? तो 90 में से 6 माइनस हो जाएंगे कि नहीं, और 90 में से 6 माइनस हो गए तो कितने बच गए? 84 डिग्री का हमारे गंगानगर में आपतन कोण बनेगा। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरी चीज करनी पड़ी है अपन को, क्योंकि अगर ये नहीं समझते तो फिर गंगानगर का हमसे निकल के नहीं आता, और काम का हमारे क्या है? केवल गंगानगर है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो आप बताओ दोस्तों, यहां से सूर्य उत्तरायण हुआ या नहीं? यहां से सूर्य दक्षिणायन हुआ या नहीं? और मैं कहूं कि ना तो सूर्य उत्तरायण हुआ और ना ही सूर्य दक्षिणायन हुआ, तो मैं सही हूं या आप लोग सही हैं? यार ये क्या बात हुई, बोला आप सही हो। अभी मैंने कहा कि सूर्य उत्तरायण हुआ तो आपने कहा हाँ हुआ। मैंने कहा कि सूर्य दक्षिणायन हुआ तो आपने कहा हाँ हुआ। ठीक है, और मैंने कहा कि सूर्य कहीं नहीं गया तो आपने इसमें भी सहमति जता दी। ऐसे कैसे हो सकता है? लाइव वालों आप बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने पूछा कि सूर्य उत्तरायण हुआ तो आपने हाँ क्यों किया? रटा हुआ है। ठीक है, यानी हमने समझने का कभी प्रयास नहीं किया। बचपन में आप लोगों ने चांद देखा होगा, चांद को देखकर छोटा बच्चा होता है, उसके सारे सारे भगता है, और भगते हुए उसको आभास होता है कि चांद भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है? चल रहा है। फिर वो पीछे आएगा, पीछे आकर देखेगा कि यार वाह, चांद तो मेरे साथ में चल रहा है। क्या वास्तविकता में उस बच्चे के साथ में चांद चल रहा था क्या? लेकिन उसको क्या हो रहा था? वही आप लोगों को होता है कि सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, जबकि वास्तविकता में सूर्य कभी ना तो उत्तरायण होता है और ना ही कभी होता कौन है? और हमें क्या होता है? आभास। इसके लिए आप लोगों को आज के बाद में क्या पढ़ना है? और आज के बाद में आप कहेंगे कि आभासी सूर्य के उत्तरायण होने पर, क्या कहोगे? उत्तरायण होने पर। कभी भी ये नहीं, किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको उत्तरायण होने पर, गलत है बिल्कुल। सूर्य उत्तरायण नहीं होता है, आभासी सूर्य उत्तरायण होता है, क्योंकि हमें आभास होता है उस चीज का। तो आभास हुआ हमको, तो हमने कहा ये कि इन दो रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें लगभग लगभग वर्ष में कभी ना कभी बार, एक बार तो लंबवत आ जाती है। लंबवत आएंगी तो सूर्य तप की मात्रा भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा पर सूर्य तप कम, और इन रेखाओं पर आप लोगों को ज्यादा वो शुष्क दशाएं वगैरह आप लोगों की वो आगे आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे सब। यहां पर जब आप लोग कह रहे हैं कि एक बार कम से कम यहां लंबवत किरणें आएंगी, इसके नीचे मैं कहूं कि 24 डिग्री पर कभी लंबवत आएंगी क्या? 25 डिग्री पर कभी लंबवत आएंगी क्या? आएंगी क्या? और आप जानते हैं कि अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान की स्थिति तो आप सब लोगों को पता ही है कि राजस्थान आपके 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। तो आप बताओ, ये राजस्थान में 24 डिग्री, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये आपके 30। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब हम यहां पर ये बात कह रहे हैं तो लंबवत किरणें अधिकतम 23.5 पर आ सकती हैं। तो हम यही तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहां गिरेंगी? 23.5 पर। उसके बाद में सबसे ज्यादा कहां गिरेंगी? और इसके उत्तर में होते होते तिरछी होती चली जाएंगी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस अक्षांश पर राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरेंगी, और ऑप्शन में दे दिया 28, 27, 26, 25। आंसर क्या देना है? 28 देना है। सिंपल सा आंसर देना, हम लोगों को रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के। तो आप बताओ दोस्तों, यहां से इस क्षेत्र के अंदर और यहां से इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें कैसी आई? सीधी आई। कैसी आई? और जब सीधी आएंगी तो इस क्षेत्र में तापमान कम होगा या ज्यादा? और ज्यादा तापमान होगा तो गर्मी होगी या सर्दी? और गर्मी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। अब मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता, और क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में है? किस कटिबंध में है? अब बोलो साहब, हमारे तो ऑप्शन आते हैं।
उत्तरी उष्ण कटिबंध में, दक्षिणी उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में या शीत कटिबंध में? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी शीत कटिबंध में। ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध में। बहुत बढ़िया। लाइव वालों में कोई उत्तर देना चाहे? प्रश्न बोल देता हूं। राजस्थान का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में स्थित है? उत्तरी उष्ण कटिबंध में, दक्षिणी उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में या शीत कटिबंध में? ये तो आप लोगों के सामने बना हुआ है, इस कारण से भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, और जब एग्जाम में यही प्रश्न आता है तो वहां तो बहुत भारी समस्या हो जाती है। देखिए दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध में। बहुत बढ़िया। उपोष्ण ऑप्शन में नहीं है, शीतोष्ण है। ठीक है। आपने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है इन्होंने? लिखा क्या है इन्होंने? राजस्थान का दक्षिणी भाग। ये थोड़ा ना कहा है कि राजस्थान किस कटिबंध में। इन्होंने तो ये कहा है राजस्थान का दक्षिणी भाग। ये देखो, ये दिखाई दे रहा मेरे को, कर्क रेखा के दक्षिण में। समझिए इस चीज को। अब आपने कहा कि सूर्य किरणें सीधी और सीधी होंगी तो तापमान कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो गर्मी होगी या सर्दी? और गर्मी होगी तो गर्मी के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्षेत्र बना और इस क्षेत्र को हमने कह दिया उष्ण क्षेत्र। लेकिन दो अक्षांश के बीच में है क्या? दो अक्षांश के बीच में है क्या ये क्षेत्र? और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। गोलार्ध कौन सा लग रहा है? और उत्तरी गोलार्ध लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी उष्ण कटिबंध। अब देखो, क्या राजस्थान का दक्षिणी भाग इसमें आ रहा है? कर्क रेखा गुजर रही है राजस्थान से, और उसका दक्षिणी भाग पूछा तो दक्षिणी भाग किसमें आएगा? इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उत्तरी उष्ण कटिबंध। क्लियर? दूसरी बात, अब बताओ, ये जो क्षेत्र है वही तो बात है ना, इसमें भी वही गर्मी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और इस क्षेत्र में अगर हमको गर्मी देखने को मिल रही है और वही दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, तो इसको भी हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। लेकिन ये किस गोलार्ध का हो जाएगा? दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ठीक है सर। जिस समय क्या करना है? कोई बात नहीं। देखिए, प्रश्न नहीं दिख रहा, मैंने 2 बार बोला था, वो उधर लिख दिया, इधर मैं काम कर रहा था, इस पे जगह नहीं थी, इस कारण से उधर लिखा था। देखिए दोस्तों, यहां जब हमारे सूर्य भगवान कर्क रेखा पर सीधा चमक रहे हैं तो प्रकाश तो यहां तक पहुंचेगा ना, और जब यहां तक पहुंचेगा तो लेकिन किरणें कैसी आएंगी? और तिरछी आएंगी, तो तापमान कम होगा या ज्यादा? और जब कम तापमान होगा तो इस क्षेत्र में गर्मी होगी या सर्दी? गर्मी होगी या सर्दी जब तिरछी किरणें आएंगी तो? और सर्दी को हम क्या कहते हैं? शीत कहते हैं। सर्दी को हमेशा क्या कहते हैं? लेकिन आभासी सूर्य वर्ष भर तो यहां रुकने वाला नहीं है। जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर आएगा, तो मकर रेखा पर आएगा, तो आप बताएं कि मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकेगा तो इस क्षेत्र में 100% तो नहीं, लेकिन कहीं 89%, कहीं 88%, 87% आपतन कोण तो आएगा ना। और जब आएगा तो इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी को हमने क्या कहा है? उष्ण। पहले क्या था? शीत, और अब क्या आ गया? उष्ण। और शीत और उष्ण को मिलाते हैं तो ये क्षेत्र बन जाएगा शीतोष्ण। क्या बन जाएगा? शीतोष्ण। और दो अक्षांशों के बीच में है तो क्या बन गया ये? कटिबंध। गोलार्ध कौन सा है? तो इसको हमने कहा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। सेम बात है, सेम लाइन है कि जब सूर्य चमकेगा यहां पर तो यहां किरणें आएंगी तिरछी, और तिरछी किरणें आएंगी तो तापमान कम होगा या ज्यादा? कम होगा तो सर्दी होगी, और सर्दी को हम क्या कहते हैं? लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो उस समय यहां पर गर्मियां होंगी, और गर्मियों को क्या कहते हैं?
तो शीत और उष्ण दोनों को मिलाते हैं तो शीतोष्ण, और इसी शीतोष्ण को हम कहते हैं उपोष्ण, उप उष्ण। तो शीतोष्ण कह दो या उपोष्ण कह दो, अगर किसी विद्वान का अध्ययन करते हैं तब अलग इसमें चला जाता है। बाकी कटिबंध के संदर्भ में ये उष्ण और शीतोष्ण, ये दो ही कटिबंध राजस्थान से लगेंगे साहब। राजस्थान का दक्षिणी भाग उत्तरी उष्ण कटिबंध में, लेकिन ये अधिकांश क्षेत्र हमको किसमें दिखाई दे रहा है? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। और हमें पढ़ना क्या है? कटिबंधीय स्थिति। तो राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति क्या है? उत्तरी उष्ण कटिबंध प्लस उत्तरी शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। किंतु राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये डायग्राम याद रखना, आगे चलकर ये काम आएगा। आप पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय सागवान के वन, कई शब्दों के अंदर आप लोगों के जलवायु के अंदर आप लोगों के ये काम आएगा, वनस्पति में काम आएगा। तो इस चीज को समझाने के पीछे उद्देश्य ये था। दूसरा, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो एक लाइन और बता देता हूं कि मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? और ये मकर रेखा आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? बिल्कुल गर्मी का पीक होगा। और जब गर्मी का पीक होगा और 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? क्रिसमस। तो इधर उत्तरी गोलार्ध वालों के तो इस समय कौन सी ऋतु होगी? तो शीतकाल में क्या बनाया जाएगा? मैरी क्रिसमस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या होगी? गर्मियां होंगी। और गर्मियों में यहां पर क्या मनाया जा रहा है? क्रिसमस। तो दुनिया में ग्रीष्म काल में मैरी क्रिसमस कहां मनाया जाता है? क्लियर? ये छठी की लाइन है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहीं अलग से नहीं बताया। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी 6 से 12 तो हमको पढ़नी है। दूसरी लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिख ली थी ना कल हमने, दूसरी लाइन लिखिए। दूसरी लाइन लिखिएगा, राजस्थान राजस्थान विश्व के उत्तरी शीतोष्ण या उपोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण या उपोष्ण व उत्तरी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत, उत्तरी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत, उत्तरी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, तथा राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लाइन क्लियर? फोटो ले लो इसकी। इसका एक स्क्रीनशॉट इस पे डाल देना, इसका लेके, और उस पे डाल देना ना। ठीक है भैया?
ऐप पर भी डलवा दिया है ना सर, सेकंड पेपर को भी साथ में लेकर चलो। भाई मैं तो सब कुछ साथ में लेकर चल रहा हूं। 2 क्लासें हो गई, स्थिति कंप्लीट नहीं होने में आ रही हमारी, तो इसका मतलब ठीक है। और ये है नहीं कि आया जब से कंटिन्यू पढ़ाया, सब चीजें साथ में लेकर चलेंगे। आप सेकंड पेपर दे लेना और पेपर के बाद में मिल लेना कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें से बाहर हुआ है क्या, चाहे फर्स्ट पेपर और चाहे सेकंड पेपर हो। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास में पुराने पेपर आए हुए होते हैं, सब कुछ होता है, आप तो खुद प्रैक्टिस करिएगा जी पढ़कर, ठीक है। देखिए तीसरी स्थिति हमने विश्व के संदर्भ में, एक एशिया के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में, 2 स्थितियां हमारी हो गई विश्व के संदर्भ में, गोलार्ध और कटिबंध। अब स्थिति आती है जैसे एशिया के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, जब हम एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को जानते हैं तो हमारे जो एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है यानी क्लास 11 भारत का भौतिक पर्यावरण, उस पुस्तक में एक लाइन लिखी हुई है। आप बताओ एशिया का ये भाग कौन सा होगा? पूर्वी भाग। तो एशिया का ये पूर्वी भाग हो गया, एशिया का ये पश्चिमी भाग हो गया, एशिया का ये उत्तरी भाग हो गया, और एशिया का ये तो दक्षिण, तो ये भी है दक्षिण, ये भी है, लेकिन ये दोनों के बीच में है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? मध्य दक्षिणी एशिया। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना कि दक्षिण पश्चिम एशिया कर दिया आप लोग, डायग्राम बना दिया, आपको स्थिति बता दी, और स्पष्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा वो क्लास 11 से उठाएगा, वो उसमें मध्य दक्षिण एशिया स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जब भारत आप लोगों के मध्य दक्षिण एशिया के अंदर है या दक्षिण मध्य एशिया के अंदर है, तो दक्षिण मध्य एशिया के अंदर है, तो आप बताएं भारत की स्थिति वहीं है, तो वहीं पर तो आपके राजस्थान की स्थिति होगी ना। तो अगली लाइन लिखिएगा, एक ही लाइन है, फैक्ट है, डायरेक्ट समझने का नहीं है इसमें कुछ भी। लिखिएगा राजस्थान एशिया के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। राजस्थान एशिया के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। अब सब एशिया की बात हो गई, अब बच गया हमारे पास में कौन? इंडिया। ये भी फैक्ट ही है, आप सबको आता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। आप बताइए राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहां पड़ती है? तो हमको पता है कि भारत की ये दिशा उत्तर, भारत की दिशा दक्षिण, ये आप लोगों के पूर्व और ये आप लोगों के पश्चिम। और हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान की स्थिति ये कुछ इस प्रकार से है, और जब कुछ इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति बनती है तो आप बताइए ये आप लोगों के उत्तर और पश्चिमी भाग में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो भारत के संदर्भ में जब हम स्थिति देखते हैं तो ये स्थिति बनती है राजस्थान की, यानी कि ये स्थिति है उत्तरी और पश्चिमी भाग में। कई बार हम गहराई में डूबे रहते हैं और प्रश्न ऊपर से पूछ जाता है, जैसा कि इस बार पूछ गया था फर्स्ट ग्रेड के सभी सेटों में। परिचय का जो क्वेश्चन आया बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया, कोई भी कर देगा, लेकिन पिछले वाले का परिचय का क्वेश्चन आया वो जोरदार आया। तो कभी ऊपर से, कभी ये कहीं गहराई से, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक हाई लेवल के होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, एक इजी लेवल के, क्योंकि नील पत्र आप लोग पढ़ते हैं उसमें तीनों ही प्रकार डालने पड़ते हैं सब। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में बनती है। तो लिखिएगा राजस्थान भारत के
भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो देखिए ये स्थिति यहां आकर कंप्लीट होती है। अगर नहीं ध्यान दिया तो लास्ट बार बता रहा हूं, आप लोगों ध्यान दीजिएगा। राजस्थान विश्व के संदर्भ में, गोलार्ध के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण सभी अक्षांश तो और सभी देशांतर पूर्वी देशांतर। कटिबंध के संदर्भ में राजस्थान शीतोष्ण और दोनों ऑप्शन आएंगे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध, और डी होगा शीत कटिबंध। उत्तर क्या करना है? उष्ण व शीतोष्ण। लेकिन अधिकांश क्षेत्र और राजस्थान का दक्षिणी भाग उत्तरी उष्ण कटिबंध। ये याद रखना, वो दक्षिण डालेगा पहला ही ऑप्शन, और आप सोचो दक्षिणी में ही तो है, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ये लो साहब, गलत हो जाएगा। उत्तरी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। एशिया के किस भाग में है? दक्षिण मध्य या मध्य दक्षिण भाग के अंदर स्थित है। और भारत में कहां स्थित है? इन 4 लाइनों में कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं तो ये पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी हेडिंग देखिए, जब हम स्थिति जान लेते हैं किसी चीज की, तो उसके बाद में हमको जरूरत होती है उसके नामकरण की। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। देखिए नामकरण को जब हम समझते हैं दोस्तों, कि भाई राजस्थान का नाम, आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है नाम, ये बता दीजिए। जो भी नाम आपने सुने हैं आज तक, कोई भी नाम तो बता दीजिएगा। रजवाड़ा, एक ही नाम आवाज आई। रायथान और कोई नाम दिमाग में आ रहा हो? कोई राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ठीक है, राजस्थान, और बस यही नाम है? देखो जो नाम आप मेरे को बताओगे वही बताऊंगा मैं आपको, इसलिए बताओ जितने ज्यादा नाम बता सकते हो बता दो। तो देखिए दोस्तों, जब हम राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले तो हम प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इतिहास के अंदर तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले राजस्थान का जो नामकरण पढ़ते हैं, इसमें हमारे सबसे पहले आता है वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना की गई। तो हमने कहा कि वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द आया है? तो आपने तो बताया नहीं, किसी ने बताया था, कोई बात नहीं, मैं बना रहा था, ध्यान नहीं गया होगा, ठीक है। अब आप जैसा तो बनाना नहीं आता, लेकिन काम चलाओ बना ही लेते हैं, ठीक है। वाल्मीकि की रचित रामायण के अंदर राजस्थान के लिए, और राजस्थान के लिए कौन सा शब्द आया है? मरुकांतर आया है। अच्छा, रामायण की कथा किसने किसको कही सबसे पहले? इतिहास से कौन कौन है आप में? कोई है हिस्ट्री से? कोई नहीं है? तो फिर तो कैसे बता पाओगे? देखिए ये कथा कही सबसे पहले शिवजी ने पार्वती को, और उसको एक काक सुन रहा था, वो उसको लेकर आता है। शिकारी जब उसका शिकार कर लेता है तो वाल्मीकि जी उसको उठाते हैं और पहली बार मंत्र का उच्चारण करता है, मंगल भवन है मंगलहारी, त्रभवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संबारी, कामना कुमम संकटहारी। सुना है? तो वो सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है और रामायण लिखी जाती है। और उसी जो हमारे रामायण ग्रंथ है, इसके अंदर राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सब राजस्थान में और राजस्थान के सिरोही जिले में
और सिरोही जिले के अंदर मिला बसंतगढ़ अभिलेख। और बसंतगढ़ जो अभिलेख मिला, इस अभिलेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग इस अभिलेख में हुआ है। कौन से विक्रम संवत का था, किसने लिखवाया, ये सब इतिहास वाले बताएंगे आप लोगों को। आप सोचो कि यहाँ अपन उसमें कि पढ़ें कि 682 विक्रम संवत के अंदर ये प्राप्त होता है, इसके रचयिता ये थे, इसमें ये लिखा गया, कोई काम का नहीं है। हम केवल राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। अगली बात आती है कि साहब हमारे राजस्थान के लिए एक शब्द आपने बताया कि राजपूताना, और राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग हमारे राजस्थान के लिए किया। बाद में इस बात की पुष्टि विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आप पढ़ते हैं कि मिलिट्री मेमोरियल के अंदर, बाद में वो जो सब इतिहास की बातें हैं वो इतिहास में ही पढ़ना आप लोग। राजस्थान के लिए रायथान, यानी अनेक रियासतों के अंदर बटा होने के कारण से, राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजाओं की भूमि होने के कारण से, और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द, और इस शब्द तीनों का ही प्रयोग किया है राजस्थान के इतिहास के जो पिता भी कहते हैं आप लोग, किसको कहते हो? और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया गया। दोस्तों बात करते हैं इससे आगे। देखिए इससे अगली बात आती है कि सब हमारे इस राजस्थान के लिए हमने राजस्थान दिवस बनाया। राजस्थान दिवस, देखो यहां तक तो आप सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते क्या नहीं हम। इसमें मैंने केवल हमारे भूगोल की बात की, इतिहास की बात नहीं की। आगे की चीजें आप लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये लो साहब 30 मार्च, ठीक है। अब आपसे पूछे कि पहला राजस्थान दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया 30 मार्च 1949 को। कौन थे इस समय राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनाए थे आपके? वही हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन की अपेक्षा की गई है ग्रेड 1 से कि साहब 2023 में, अभी मार्च खत्म नहीं हुई लेकिन पेपर देंगे जब तक ये मार्च खत्म हो जाएगी, तो मैं तो यही बोल देता हूं कि 2023 में कौन सा मनाया गया, ठीक है। वैसे तो बनाया जाएगा, 10 दिन ही तो बचे हैं, लेकिन जब पढ़ोगे इतने तो 10 दिन तो हो जाएंगे आप लोगों के। तो 2023 में कौन सा मनाया जाएगा? अब विद्यार्थी क्या करता है, उसको पता होता है कि 2023 में बना, पहला बनाया गया 1949 में, आनन फानन में डेट लिखता है 2023 और उसमें से घटा देता है 1949, और जैसे ही घटाता है उसका आंसर आता है 74, और यही ऑप्शन में होता है 74, और वो उसका गोला काला करके आ जाता है और प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार शुरुआत 1949 में हुई, इसलिए हमेशा जब भी घटाओ तो प्लस में आपको क्या करना है? 1 करना है, और जैसे ही प्लस में 1 करते हैं तो ये हमारा 2023 में कौन सा आ जाएगा? 75वां। इंपोर्टेंट है साहब कि 75वां, क्योंकि आप सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली जब आप बना सकते हो तो राजस्थान नहीं मनाएगा क्या जुबलियां? ठीक है, तो 2023 में 75वां राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाएगा या मनाया गया है। आप लोग तो ये पढ़ना मनाया गया है, मैं पढ़ा देता हूं बनाया जाएगा सर। हाँ, 1+ क्यों करते हैं? मान लो आपका जन्म 2009 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 2009 में। और आपसे पूछा कि 2015 में आपकी आयु कितनी है? 2015 में से 9 घटाओ, कितने आए?
6 वर्ष। लेकिन मान लो ये 2009 के अंदर की पूरा 9 भी जोड़ना है आप लोगों को किसी चीज के अंदर, या पहला आपने वो बनाया है, पहला 2009 के अंदर बनाया है, ठीक है। तो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, यानी कि कितना हो गया, 7 वर्ष। इसलिए ये मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है, कहीं आप इसमें सच में जोड़ने घटाने लग जाओ। ये तो मैंने छोटा सा था इस कारण से बता दिया वैसे ही। अगली बात आती है कि सब राजस्थान का पुनर्गठन। और आप जानते हैं कि राजस्थान का पुनर्गठन कब होता है? तो राजस्थान का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? इस दिन सब 3 घटनाएं होती हैं। 26वां जिला किसे बनाया गया? अजमेर को। किसे बनाया गया? अजमेर को, ठीक है। इस दिन साहब राजस्थान का पहला राज्यपाल, ये प्रश्न आपसे पूछ भी लिया और आपके उत्तर कुछ और ही माना था, लेकिन कोर्ट में रिट लग गई थी, हाई को आरएस प्री के अंदर पूछा था कि राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल किस दिन बने, ये था प्रश्न। हो 1 नवंबर 1956 बिल्कुल सही है। विधानसभा की साइट खोल के देख लेना, वहां राज्यपाल है और उसमें आपको 1 नवंबर ही डेट देखने को मिलेगी। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? मुख्यमंत्री कौन थे? आज तक हमें सबको पता है, ठीक है, कि हमारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10, 15, 20 बने होंगे, लेकिन आज तक हम लोगों ने इनको याद नहीं किया दोस्तों, ठीक है। हम क्या है कि हमेशा एक तो दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है, कभी भी हम दिल से वो काम करते ही नहीं है, और दिल से काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली ही नहीं है। और मुख्यमंत्री थे इस समय मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है। अब यहां तक कुछ विद्यार्थी तो यहां तक ही रुक जाते हैं पढ़कर, कुछ थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो मेहनत करके वो यहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इन्होंने अभी लाइव वालों ने भी कहा कि साहब लेवल हमारा और हाई होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का पहला मानचित्र पूछ ले आपसे, कोई भी बता दीजिए कि राजस्थान का पहला मानचित्र किसने बनाया? वो तो भारत का बनाया था। भूगोल वालों को तो पता होगा, ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम ने किया। टीएच हेडले ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया। राजस्थान भारत का पहली बार जो और भारत के लिए पहली बार आपके कौन सा मानचित्र बनाया, वो किसने बनाया था? ओके, और अच्छा मेरे को ही बताना फिर, ठीक है। राजस्थान का पहला मानचित्र बनाया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जब हर्षवर्धन, आप जानते हैं कि त्रिपक्षीय युद्ध होता है उसके दौरान, जब उस समय युद्ध के लिए जाता है तो उस समय पहली बार राजस्थान का मानचित्र इनके द्वारा बनाया गया। यहीं आपसे और प्रश्न पूछता हूं, मैंने कहा ना कि अब तक तो यहां तक तो सब पढ़ लेते हैं, अब जो आएंगी बातें वो इंपोर्टेंट आएंगी। राजस्थान का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? किसने किया? राम। ऑप्शन दिए जाएं, बोला साहब हमें ऑप्शन से रामलोचन सिंह, आरएल सिंह, वीसी मिश्रा, एएम हैरोन।
TH हेडले, संदीप जी बता रहे हैं। VC मिश्रा। ऑप्शन मांगे थे आपने, आज के बाद में कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, साफ मना कर देना कि नहीं आता, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा AM हेरोन। ठीक है। राजस्थान के अंदर प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले, राजस्थान की प्री अरावली चट्टानों का अध्ययन करने वाले और राजस्थान का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान का नाम है AM हेरोन। अभी आप लोगों के ये क्वेश्चन भी पूछा है कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर के अंदर, जिसमें सीटें खाली गई हैं। ठीक है, तो पेपर अगर ऐसा आ जाता है जब, तो फिर सीटें खाली जाएंगी साहब। अगली बात करते हैं, राजस्थान का पहला शहर, और राजस्थान का पहला शहर जिसे, अब राजस्थान नहीं है, भारत है, भारत के मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया, राजस्थान का पहला शहर जिसे भारत के मानचित्र पर सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया, कौन सा है? अरे सीधा सा प्रश्न था, बस दिमाग लगाना था। राजस्थान में पहला शहर किसे बसाया गया? जयपुर को 1727 में। ठीक है, जहां बैठे हो वही नहीं है पता, तो ये था जयपुर, क्योंकि जयपुर 1727 में स्थापित भारत राजस्थान का पहला नियोजित शहर है, और नियोजित शहर होने के कारण से इसका आंसर हमारा भारत के मानचित्र पर जयपुर को दर्शाया गया दोस्तों। तो ये है राजस्थान का नामकरण और उससे संबंधित बातें। एक बार फिर देखेंगे, राजस्थान और राजस्थान का नाम सबसे पहले वाल्मीकि रचित रामायण के अंदर क्या आया है? तो वाल्मीकि की रामायण के अंदर मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। सिरोही के बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया है। रायथान रजवाड़ा राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 के अंदर इनकी प्रकाशित पुस्तक के अंदर ये तीनों नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, पहला राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च 1949 को, और 2023 में मनाया जाएगा 75वां। राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। 26वां जिला किसे मनाया गया? पहला राज्यपाल कौन बना? तो राजस्थान का पहला राज्यपाल बनता है गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो ये राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान का पहला मानचित्र हर्षवर्धन के द्वारा निर्मित है, और राजस्थान का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? AM हेरोन ने किया। और राजस्थान का पहला शहर जिसे भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया, और वो जयपुर शहर 1727 के अंदर ये स्थापित राजस्थान का पहला नियोजित नगर है। याद रखना, आपके नगरीय भूगोल है उसके अंदर अभी कोलकाता से संबंधित कुछ पूछा था, पश्चिम बंगाल का ऐसा कुछ था प्रश्न, तो आपसे ये भी पूछ सकता है राजस्थान का पहला नियोजित शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, जयपुर है। बनाइए। मैं भी देखो भूगोल वाले मानचित्र कैसा बनाते हैं। मानचित्र तो सीख लो, मानचित्र बनाना आना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए, कल को पढ़ाना भी तो है। इंडिया का आता है?
इस बहाने मानचित्र भी बन जाएगा आप लोगों के। अभी नहीं आता परफेक्ट, लेकिन अब जब 50वां मानचित्र बनाओगे, जब परफेक्ट हो जाओगे, 50 तो बनवा दूंगा कम से कम। ये समझ में तो आ गया ना? तो भाई हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। यूं ही नहीं कि आप पढ़ के चले गए, मतलब फिर कई विद्यार्थी क्या है, क्लास छोड़कर भी चले जाते हैं कि लाओ साहब रिफंड दे दो। बोले क्यों? बोले समझ में नहीं आया। बोले क्या समझ में नहीं आया? बोले भूगोल समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल दे रहा हूं जी। अब इतनी मेहनत के बाद में भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर आपसे दुनिया में किसी भी भगवान श्री राम से पढ़ी आओगे तो भी नहीं आएगी फिर तो। क्योंकि जब तक आप लोग मेरे से जुड़कर नहीं पढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगी। ठीक है। हम भारत के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता क्या पाई जाती है लोगों के अंदर, कि ये तुरंत प्रभाव से खुद का दोष दूसरे के ऊपर तुरंत प्रभाव से डाल देते हैं। बहुत सेल्फिश लोग होते हैं हम। आज से सही 2 महीने पहले आप ईमानदारी से बताओ, सूरज के सामने बैठते थे कि नहीं? 2 महीने पहले सूरज के सामने बैठते थे कि नहीं? और कहते थे यार सूरज नहीं निकलता तो बेचारे को कोसते थे, जल्दी से निकल जा महाराज। बोल क्यों वो कर रहा है? और जब सूर्य भगवान निकल कर आते थे, ठीक है, दर्शन हो जाते थे। आज थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटे के लिए जाके बैठो न दिखाओ सूर्य भगवान के सामने, हैं? और 1 महीने बाद में उसी सूर्य भगवान को बेचारे को गाली मिलेगी। ठीक है। तो वही बात है, वही अध्यापक के साथ में होता है हमेशा, कि हम हमारा दोष नहीं देखते जी। कहने वाले कह देते हैं, क्या है, क्या फर्क पड़ता है उससे। अपन अगर 100% ईमानदारी से काम करते हैं तो चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कई संस्थान ऐसे हैं कि जहां आप जाओगे आपको ये नहीं पता कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा आपको। आधा पार्ट कोई पढ़ा रहा है, आधा फिर कोई और पढ़ाएगा आकर, फिर तीसरा पार्ट कोई और पढ़ाएगा आकर। समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन बढ़िया, हमारे पास में क्या है, पैसे बहुत हैं। आप तो पढ़िए खैर ईमानदारी से, ठीक है। आपके किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने देंगे, भरोसा रखिए आप लोग। यहाँ एक टॉपिक ही मजबूत नहीं है, लास्ट टॉपिक पहले पढ़ा सकते हैं आपको, ऊर्जा भी सबसे पहले पढ़ा सकते हैं, वो भी मजबूत ही मिलेगा आपको। ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, भगवान श्री नारायण कृपा बनी रहे, माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए। थैंक यू दोस्तों।